बच्चे को ऊपर से टॉप फीडिंग बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो फर्स्ट चॉइस इज ब्रेस्ट फीडिंग, सेकेंड चॉइस इज ब्रेस्ट फीडिंग, थर्ड चॉइस इज ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आपको नहीं आ रहा है तो दूसरे मदर की ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद देखी जाएगी। 0 to 9 मंथ्स तक की जितनी भी वैक्सीनेशन है उसके लिए आपको बाजार का रुख करने की जरूरत नहीं है। वो सब सरकारी संस्थानों में, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। हाँ जी। 3 महीने से ऊपर बच्चे में 104 डिग्री बुखार है, या बच्चा सुस्त है, या कोई बीमारी जिसके अंदर उसको कमेड़ा आ जाए, सीजर्स थ्रो करने लग जाए, बच्चा खाना पीना छोड़ दे, तो ये सारे जो है ये खतरे की निशानियां हैं। इसके अंदर आपको अपने पीडियाट्रिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर से लेनी है। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि बच्चे को कम से कम 40 मिनट रोजाना भाग दौड़ या फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है, और जंक फूड जो है 1 टाइम अ वीक, उससे ज़्यादा नहीं देना है। 3 महीने पे यदि आपके बच्चे को सोशल स्माइल नहीं है, सोशल स्माइल मतलब वो आपको देख के रिस्पॉन्सिवली स्माइल नहीं करता, या आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, या 6 महीने पे वो सपोर्ट करने पर भी नहीं बैठ पाता, और 9 महीने पे माँ माँ दा दा नहीं बोल पाता, या साल भर का अगर आपका बच्चा है और वो फिंगर और थंब पे कोई चीज़ नहीं पकड़ पा रहा है, 1.5 साल तक यदि आपका बच्चा चलना नहीं सीखा है, तो ये जो है ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं। बरसों से आम गलती जो हर घर में देखी गई है हिंदुस्तान में, वो है अपने छोटे बच्चों को बोतल से फीडिंग करवाना, बोतल से दूध पिलाना। ये कितना सुरक्षित है और इस पर लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर डायरीज के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और ये जो नया एपिसोड हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये विशेष रूप से बच्चों के लिए, या स्पेशली मैं कहूँ तो बच्चों के पेरेंट्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानकारों, रिश्तेदारों और मित्रों ने जब इस चैनल को देखा और मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे, तो उन्होंने मुझे जो एक रिक्वेस्ट की, या जो उन्होंने मुझे एक सलाह दी, वो ये थी कि मैं अपने इस चैनल पे जल्द से जल्द बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर भी बात करूं। और हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, वो पीजीआई चंडीगढ़ से पास आउट बच्चों की एक बेहतरीन चिकित्सक डॉक्टर निशात अहमद हैं। हम हमारे स्टूडियो में हमारी ऑडियंस और डॉक्टर डायरीज परिवार की तरफ से डॉक्टर निशात का हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में। बच्चों पे बात करें, ढेर सारी बातें हैं, पर उलझन यही है कि कहाँ से बात शुरू की जाए। तो शुरुआत से शुरू करेंगे, कंसेप्शन से शुरू करेंगे। प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले 3 महीने पहले आप अगर एज अ कपल आप सोच रहे हैं अपना फैमिली शुरू करने से पहले, तो फोलिक एसिड जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को 3 महीने पहले से लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, जो कि इससे प्रिवेंट किए जा सकते हैं। और ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब 15 to 17 ईयर्स एज ग्रुप है अगर फीमेल का, या आप शॉर्ट हाइट हो, 140 सेंटीमीटर से कम हो, आपको अनीमिया है, या कोई ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर है, थायराइड है, कोई किडनी डिजीज़ है, आर्थराइटिस है, कोई लंबा आपका दवाई चलता है हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, या आपकी जो डिलीवरी है उसी में ही कोई कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई बच्चा जो है ठीक से बढ़ नहीं रहा है, या आपकी आंवल में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा कारण जिससे आपका डिलीवरी हाई रिस्क हो जाता है, ऐसे टाइम में आपको ध्यान रखना है कि डिलीवरी के टाइम पे आपको जो सेंटर चूज़ करना है डिलीवरी का, वो ऐसा सेंटर होना चाहिए जहाँ पे आपको एक अच्छा पीडियाट्रिक सेटअप मिले। क्योंकि मोस्टली मैंने ये देखा है कि कपल्स जो हैं डिलीवरी के टाइम पे मदर पे जूझ लग जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि जो 9 महीने उसने इतना मेहनत किया है, मदर ने इतना सहन किया है, उसका जो प्रोडक्ट है उसको उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो वो ये ज़रूरी है कि स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपको अपनी डिलीवरी ऐसे सेंटर पे करानी है जहाँ पे आप पीडियाट्रिक बैकअप बहुत अच्छा हो। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपना बेबी प्लान करें, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, या जो फॉलिक एसिड जैसे जरूरी एलिमेंट वाली मेडिसिन है, उसको पहले शुरू करने लेना। हाँ जी, हाँ बेबी जी। प्लान करने के पहले ही। दूसरा, जब डिलीवरी का समय आए, तब आप एक ऐसा अस्पताल, ऐसा संस्थान चुने जहाँ पे पीडियाट्रिक सेटअप बहुत अच्छा हो, यानी कि बच्चों के इलाज के लिए एक अच्छा सेटअप और एक मुस्तैद डॉक्टर वहाँ मौजूद हो। बिल्कुल। तो
यहाँ से मैं एक नई चर्चा निकाल के लाता हूँ कि जब बच्चा हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग की बात करूँ, स्तनपान की बात करूँ, क्योंकि ज़माना आधुनिक हो गया है, जितना प्रचार किया जाता है स्तनपान के बारे में, उतना ही आज की महिलाएँ और लड़कियाँ उससे दूर हट रही दूर है, हट रही हैं। या व्यस्ततम जीवन भी है, वो हम्म। प्रोफ़ेशनल हैं, काम कर रही हैं। तो हमें फिर आज जागरूकता के रूप में डॉक्टर साहब ये बताना पड़ेगा लोगों को कि स्तनपान की या ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, इसे कब तक जारी रखा जाए, कब बंद किया जाए? ऐसे तो हम सब जानते हैं कि माँ का दूध अमृत तुल्य है। उसके अंदर न्यूट्रिशन के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। उसकी शुरुआत अगर आपका सिजेरियन भी हो रहा है ना, मैंने ज़्यादातर देखा है कि लैक्टेशन फेलियर या ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर वो उन लेडीज़ में होता है जिनका ऑपरेशन से बच्चा होता है। उनको लगता है कि हमारा तो ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, 2 दिन तो हमें कुछ खाने नहीं मिलेगा, तो फीड आएगा नहीं, तो फीड कराना नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी रिकमेंडेशन तो ये है कि ओटी टेबल पे जैसे ही आपका बेबी आउट हुआ है, सबसे पहले मदर फीड कराओ अगर बच्चे ने क्राई अच्छे से कर लिया है, और उसके बाद आप उसको ले जाओ। ऐसा क्यों है? क्योंकि आफ्टर बर्थ 40 मिनट्स का टाइम एक ऐसा होता है कि जब बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम पे अगर उसकी अपने मदर के साथ बॉन्डिंग हो गई ना, तो वो आगे तक जाएगी। और अगर वो पीरियड हमने मिस कर दिया तो अगले 3 दिन तक आपको वो पीरियड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद बच्चा सो जाएगा। 40 मिनट बाद बच्चा सो जाता है, और वो बॉन्डिंग का जो चांस है वो अगले 3 दिन तक नहीं मिलने वाला है। फिर अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना जल्दी मदर का साइकिलिंग अच्छा हो जाएगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत ज़रूरी है। बच्चे को ऊपर से टॉप फीडिंग बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो फर्स्ट चॉइस इज ब्रेस्ट फीडिंग, सेकंड चॉइस इज ब्रेस्ट फीडिंग, थर्ड चॉइस इज ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आपको नहीं आ रहा है तो दूसरे मदर की ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद देखी जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट 2 हम्म, मुद्दे आपने बताए। पहला कि ओटी टेबल पर ही ब्रेस्ट फीडिंग करा देनी चाहिए, हाँ जी। ताकि एक वो ममत्व, वो जुड़ाव माँ और बच्चे के बीच वो में हो जाए। और हम्म, दूसरी जो सबसे सकारात्मक बात मुझे समझ में आई कि आपके पास में पहला समाधान भी ब्रेस्ट फीडिंग है माँ का, दूसरा समाधान भी यही है, तीसरा भी यही है, और अगर उसके बावजूद नहीं आ रहा है तो आप मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो पैकेट्स आ रहे हैं, उस पे ना जाएँ, आप किसी और महिला से संपर्क हाँ। करें जो ब्रेस्ट फीडिंग करा अभी सकती है। मिल्क बैंकिंग का चलन भी है, कई जी। बड़े सिटीज में मिल्क बैंकिंग आ चुकी है, तो वहाँ पे ये सुविधा है। फिलहाल बीकानेर में नहीं है, होपफुली आएगी। बट हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को अपना ही फीड कराना है। जहाँ मैडम छोटे शहरों में मिल्क बैंकिंग नहीं शुरू हुई है, वहाँ हम समाज में जाके तो ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो हमारी हेल्प कर सकें, हाँ जो जी। ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें। इंस्टेड ऑफ दिस हम सीधा मार्केट की तरफ रुख करते हैं, और ऐसा ही शायद पिछले लंबे समय से नहीं, सजेस्ट भी किया जा रहा नहीं, है। एक्चुअली उसकी ज़रूरत ही नहीं है। 99.9% केसेस में ना, अगर मदर शुरुआत कर देती हैं, थोड़ी हिम्मत दिखाती हैं, मेंटली पहले से प्रिपेयर रहती हैं कि फीड अपना खुद को कराना है, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, ये भी एक मिथ्या थी लोगों के बीच में, हम्म। जिसका आज इस एपिसोड के दौरान हमने निवारण किया है। अब वैक्सीनेशन पे बात करते हैं, क्योंकि बच्चा ग्रो करेगा तो बीमारियां भी है, और उसके सुरक्षित भविष्य के लिए भी हम पहले से नींव रखेंगे। तो वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, और इफेक्टिव है तभी है, तो उसके ऊपर मैं ये जानना चाहूंगा कि डिटेल में आप कुछ वार्ता रखें। वैक्सीन्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन्स हम उन डिजीजेस के लिए दे रहे हैं जो कि आगे जाके जानलेवा हो सकती हैं, या उससे परमानेंट क्रिपलिंग हो सकती है आपके बच्चे में। जैसे पोलियो हो गया, पोलियो हो गया अगर, तो उसका असर तो उसकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है बच्चे की। डिफ्थीरिया, गलघोंटू जैसी एक बीमारी है, वो जानलेवा हो सकती है। वो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज एक सिंपल वैक्सीन है, तो वो क्यों नहीं लगाएं हम? हमें लगाना चाहिए। फिर उसके खर्चे की बात करें, अभी नए नए कपल्स होते हैं तो खर्चा बहुत होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सोच समझ करके इन्वेस्ट करें। जन्म से लेकर के 9 मंथ्स तक की वैक्सीन तो आपको सरकार दे ही रही है। आपको खर्चा करना, आप उसके बाद में करें। अभी जो जितना भी रिकमेंडेड वैक्सीन हैं, भारत सरकार ने आपको अवेलेबल कराई है, आपके सरकारी हॉस्पिटल में वो अवेलेबल है, वो आप सरकारी से दीजिए, और बाकी आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कीजिए। 9 मंथ वाली वैक्सीन भी जो है वो मीजल, मम्स, रुबेला है। सरकार में वो मीजल्स और रुबेला ही मिल रहा है। तो आई विल से दैट 9 मंथ ऑनवर्ड्स आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन खुद से करवाएं। स्पेशली हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स, बच्चियां बड़ी हो जाएं तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वैक्सीन,
ये वैक्सीन ऐसी हैं जो आपने अपने बच्चे को ज़रूर ही देनी है। ये आगे जाके उनको बहुत जानलेवा बीमारियों से, जानलेवा कंडीशंस से जो है बच्चे को बचाती है। हमने जाना है कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है कि आने वाले सुरक्षित भविष्य के लिए या जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को वैक्सीनेशन की तरफ हमें ले जाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात जो निकल के आई कि 0 to 9 मंथ्स तक की जितनी भी वैक्सीनेशन है उसके लिए आपको बाजार का रुख करने की जरूरत नहीं है, वो सब सरकारी संस्थानों में, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। हाँ जी। अब बात करते हैं कि बीमारियों के लक्षणों के बारे में। बच्चे हैं, बीमार होंगे, लक्षण भी दिखाएंगे, तो कई बार सामान्य लक्षण होते हैं और कई बार पेरेंट्स जो हैं वो लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो कब ये पहचाना जाना चाहिए कि ये जो लक्षण हैं वो अलार्मिंग टोन वाले लक्षण हैं, ये खतरे के लक्षण हैं, ये कब माता पिता को पहचानना चाहिए? बहुत ही सिंपल सी बात है, बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छा उसकी माँ जानती है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी बीमारी जिसके अंदर आपका बच्चा सुस्त पड़ जाए, कि वो खाना पीना छोड़ दे, आप उसको यदि उठा रहे हैं तो वो ड्राउजी हो, वो उठ नहीं रहा है, या फिर उसका बुखार ऐसा हो 104 डिग्री से ऊपर, इनफैक्ट 3 महीने से कम अगर बच्चा है और 100.4 से उसको बुखार है, तो आपको उसको डॉक्टर को ज़रूर तुरंत दिखाना चाहिए। 3 महीने से ऊपर बच्चे में 104 डिग्री बुखार है, या बच्चा सुस्त है, या कोई बीमारी जिसके अंदर उसको कमेड़ा आ जाए, सीजर्स थ्रो करने लग जाए बच्चा, खाना पीना छोड़ दे, तो ये सारे जो है ये खतरे की निशानियां हैं। इसके अंदर आपको अपने पीडियाट्रिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर से लेनी है। डॉक्टर की सलाह लेनी है ऐसे लक्षणों को देखे तब। पर मैं एक आम लक्षण की बात करता हूँ, बुखार। बुखार को लेकर भी बहुत सारी मिथ्या जो है समाज के अंदर व्याप्त है। बुखार को कब खतरा माने, कब उसको कम करने की जुगत करें, या कब बुखार को हम सही माने और कब उसको गलत माने? बुखार जो है बॉडी का एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है। बुखार में, हर बुखार में आपको बच्चे को दवाई देने का ज़रूरत नहीं है। अब दवाई कब देना है? जनरली बुखार जो है वो वायरल इन्फेक्शन से होता है। ज़्यादातर हमें वायरस इन्फेक्ट करते रहते हैं, बच्चों को ज़्यादा करते हैं, हम लोगों में तो इम्यूनिटी है। तो जनरली वायरल इन्फेक्शंस में आपको तब देने की ज़रूरत है बुखार की दवाई जब बच्चा आपका अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो। बुखार के अंदर बच्चा आपका अनकंफर्टेबल है या उसका टेम्परेचर 102 से ऊपर चला गया, तभी आपको उसको बुखार की दवाई देने की ज़रूरत है। अगर उससे कम है टेम्परेचर और बच्चा अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसे बुखार की दवाई दें। आप उसको प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स दीजिए, हल्का खाना दीजिए, उसका काम उसी में ही निकल जाएगा। दवा पे ही जब चर्चा आई है तो एक मिसकंसेप्शन और है जो आम तौर पर देखा जाता है माता पिता में, कि वो हर बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक्स को ही मान बैठते हैं और जो एंटीबायोटिक ज्यादातर लिखी गई है उसके बच्चे को वो ओवर द काउंटर खरीद लेते हैं। तो ये कितना खतरनाक है ये बताना भी आवश्यक है और इस पर और बात करनी आवश्यक है। हर बीमारी में आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेजॉरिटी दो इन्फेक्शंस हैं वो वायरस की वजह से होते हैं, जिसको सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने पे बच्चे ट्रीट हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का डिसीजन बेटर है कि आप अपने डॉक्टर्स को लेने दें। आप अपने बच्चे को दिखाएं, यदि उसके अंदर कोई डेंजर साइन है, वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें। वो उसके लक्षण देखेगा, उसको लगेगा कि इसमें देने की ज़रूरत है तो वो देगा। तो जितना डोज और ड्यूरेशन वो बोले उतना वो आपको देना है। जनरली डायरिया में भी पेरेंट्स आ जाते हैं, कहते हैं हमें एंटीबायोटिक लिखो, तो डायरिया में भी आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। उसकी कुछ 5-6 इंडिकेशंस हैं, उसी के अंदर एंटीबायोटिक का ज़रूरत पड़ता है, वो आपके पीडियाट्रिशियन को पता है। अगर डायरिया में आपका बच्चा सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे कि ORS, आप प्रोबायोटिक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर दही चावल पे बच्चा इम्प्रूव नहीं कर रहा है और आपने पीडियाट्रिशियन की सलाह ली, तो आपका पीडियाट्रिशियन उसके डायरिया के लक्षण देखते हुए डिसाइड कर लेगा कि उसे कौन सी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक आपको अपने हिसाब से नहीं देनी है। 1, क्योंकि आपको नहीं पता है उसको लगेगी या नहीं लगेगी, आप टाइम ख़राब करेंगे बच्चे को। और दूसरा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आएगी उसके शरीर में, ये एंटीबायोटिक आगे जाके अलग इन्फेक्शन के अंदर आपके बच्चे को काम नहीं करेगी। ये आजकल के सिनेरियो में बहुत कॉमन हो रहा है, जो पेरेंट्स जो है अपनी मर्जी से जो है एंटीबायोटिक्स देते हैं, ये ठीक नहीं है। एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से देना ठीक नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है और वो असर करना कम कर देती है। अब बात एंटीबायोटिक से बात करूं, आगे बढ़ूं तो मैं एक्टिविटी पे आऊंगा। एक्टिविटी कम हो गई है बच्चों में, है ना, और उससे ओबेसिटी बढ़ रही है, बच्चे गलियों में खेल नहीं रहे हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां लग रही है। ये कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों का जो हेल्थी फिट रहना और उनका एक्टिव रहना,
ये कितना इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक तो मोबाइल और एक अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड। हर कहीं उनको पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड मिल रहा है, आइसक्रीम्स मिल रही हैं खाने को, और साथ में टीवी मिल रहा है। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, वो फिजिकली इनएक्टिव हो रहे हैं। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि बच्चे को कम से कम 40 मिनट रोज़ाना भाग दौड़ या फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है, और जंक फूड जो है 1 टाइम अ वीक, उससे ज़्यादा नहीं देना है। आमतौर पे पेरेंट्स जो हैं इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, और बहुत रेडिली अवेलेबल है। जंक फूड में आपका सैंडविच भी आता है, जो आप पिज़्ज़ा, बर्गर, इसके अलावा जो हम रोज़ की ब्रेड दे रहे हैं बच्चे को, दैट ऑल्सो कम्स अंडर जंक फूड। उसको हमें अवॉइड करना है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब है, रिफाइंड कार्ब है, जो बच्चे को नुकसान कर रहा है, जो उसको आगे जाके ओबीस बना रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि उनके बच्चे ओबीस हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा तो कमज़ोर है। तो उसकी जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। वो आपको जब भी आप अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट में आएँ, तब आप पूछें मेरे बच्चे की बीएमआई कितनी है, वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, और क्या मेरा बच्चे का वज़न सही है। तब बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आएंगे आपको, कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपका बच्चा तो ओबीस है। तो उसके लिए आपको ट्रैफिक लाइट डाइट फॉलो करना है। यहाँ पे डेवलपमेंटल ग्रोथ की बात निकल के आती है। डेवलपमेंटल ग्रोथ बहुत सारे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है। क्या इस पर उन्हें अपने पेडियाट्रिशियन से बात करनी चाहिए या इस पर भी निगाह बना के रखनी चाहिए? बिल्कुल, जब आपका बेबी कैसे ग्रो कर रहा है, उसके माइलस्टोन्स प्रॉपर्ली ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप हर पीडियाट्रिशियन, हर विजिट टू पीडियाट्रिशियन आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर सकते हैं कि मेरा बच्चा इतने इतने महीने का हो गया, साल का हो गया। देन वो आपको अपने आप बताएगा कि एज अप्रोप्रिएट उसके माइलस्टोन्स हैं या नहीं है। मोटे मोटे तौर पे मैं बता सकती हूँ कि 3 महीने पे यदि आपके बच्चे को सोशल स्माइल नहीं है, सोशल स्माइल मतलब वो आपको देख के रिस्पॉन्सिवली स्माइल नहीं करता या आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, या 6 महीने पे वो सपोर्ट करने पर भी नहीं बैठ पाता, और 9 महीने पे माँ माँ दा दा नहीं बोल पाता, या साल भर का अगर आपका बच्चा है और वो फिंगर और थंब पे कोई चीज़ नहीं पकड़ पा रहा है, 1.5 साल तक यदि आपका बच्चा चलना नहीं सीखा है, तो ये जो है, ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के। यदि ऐसा कुछ भी है तो आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें। एक बरसों से आम गलती जो हर घर में देखी गई है हिंदुस्तान में, वो है अपने छोटे बच्चों को बोतल से फीडिंग करवाना, बोतल से दूध पिलाना। ये कितना सुरक्षित है और इस पर लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए? बॉटल तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। बॉटल तो डबल एजेड स्वॉर्ड है। मैं अपने पेरेंट्स, मेरे जो बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, सबको यही कहती हूँ कि अगर आप बॉटल देंगे तो उसके नुकसान क्या है। आप बॉटल से बार बार फीड कराएंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा है। फिर वो कहते हैं मैडम हम बहुत साफ़ सफाई रखते हैं। आप उसको बार बार बॉईल करेंगे, वो बॉईल किए बिना तो वो साफ़ नहीं होता है। आप उसको बार बार बॉईल करेंगे तो उसमें से केमिकल्स लीच आउट होंगे, वो आपके बच्चे को नुकसान करेंगे। और आप बॉईल नहीं करेंगे तो मिल्क पार्टिकल्स के अंदर जो कोने में उसके चिपके हुए हैं, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो आपके बच्चे के पेट में चले जाएंगे। तो बॉटल फीडिंग से बच्चा जो है बार बार बीमार होता है, डायरिया लेके आएगा बार बार, उससे उसका वजन नहीं बढ़ेगा। तो बॉटल इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड, आती भी बहुत महंगी है। तो उसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप 5 कटोरी 5 चम्मच अपने बच्चे के लिए अलग रख दीजिए। रोज़ाना उनको जो है धुली हुई 5 कटोरियाँ 5 चम्मच एक पतीले में उबाल करके, गर्म पानी में उबाल के, ठंडा करके उनको अलग रख दीजिए और एक मर्तबान में रख दीजिए। जितनी बार बच्चे को फीड कराना, एक कटोरी ली, एक चम्मच लिया, उसे फीड कराया, धो के रख दिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस उसको वैसे ही स्टेरिलाइज कर लिया। ये बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, इफेक्टिव है, और बॉटल का खर्चा भी नहीं होगा इससे आपका। खर्चा बचेगा और बच्चा बचेगा, क्योंकि यस। अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो बच्चा बचेगा और बॉटल नहीं खरीदनी पड़ेगी तो खर्चा बचेगा। हाँ जी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जो भी आमतौर पर भारतीय परिवारों में देखा गया है कि घर पे ही इलाज हो जाता है बच्चे का। जैसा मैंने एंटीबायोटिक्स के मामले में आपसे सवाल किया कि लोग खुद ही ओवर द काउंटर ड्रग ले आते हैं, ठीक है, या किसी जानकार को पूछ के ले आते हैं। तो घर पर इलाज करना कब तक ठीक है और वाकई में लोगों को चिकित्सक की सहायता कब लेनी चाहिए? इसका जवाब तो मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि जब भी किसी भी बीमारी के अंदर कोई लक्षण आपका ऐसा है कि बच्चा आपका दूध पीना या खाना खाना या अपनी रूटीन एक्टिविटी से रुक जाए, तो तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेनी है। अमूमन बच्चों को डायरिया होता है घर के अंदर,
तो हम लोग 1-2 टाइम उसको हल्का फुल्का भोजन देते हैं, उससे बच्चा सेटल हो जाता है। मेरा मानना ये है कि आप घर में जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप दीजिए, आप एंटीबायोटिक अपनी तरफ से मत दीजिए। आप फीवर की दवाई आपको पता होनी चाहिए आपको अपने बच्चों को कितनी देनी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अब अपने बच्चे को कब लेके जाना है। तो डायरिया में डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं जो हम लोग बार बार टीवी पे बताते रहते हैं कि यदि आपका बच्चा सुस्त हो जाए, आंखें अंदर धंस जाएं, पेशाब कम करने लग जाए, फीड नहीं कर रहा है, उसकी चमड़ी जो है ऐसी पड़ रही है कि आपने ऐसे चूंटी पकड़ी है और वो धीरे से जा रही है, तो ये डिहाइड्रेशन, ये सीवियर डिहाइड्रेशन के लक्षण है। तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को दिखाना है, और जो डॉक्टर जैसा आप बोले फिर उसको मानना भी है, मतलब आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो उसके बारे में। और जब आपके बच्चे को बुखार है और जुकाम या खांसी कुछ है तो उसके अंदर भी सेम है। बच्चे को अगर आपको लग रहा है कि दूध पीने में दिक्कत आ रही है, बच्चा सुस्त पड़ गया है, नीला पड़ रहा है, तो ये सिवियर इन्फेक्शन की निशानी है। तो ऐसा नहीं हम तब तक वेट करें, हमें पहले से ही ये जान लेना है कि मेरा बच्चा अब मुझे सुस्त लग रहा है कि अब ये इसने 1 से 2 टाइम खाना नहीं खाया या दूध नहीं पिया है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा, जो कि किसी भी बच्चों के डॉक्टर से लोगों की जागरूकता के लिए किया जाना जरूरी है, कि ज्यादातर गांवों में या शहरों में भी हम देखते हैं कि आपका एक फैमिली फिजिशियन है, आपके जानकार कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई सर्जन है, हम जिस को अपना बच्चा दिखा देते हैं। हम डेडिकेटेड एक पीडियाट्रिशियन के पास, एक बाल और शिशु रोग विशेषज्ञ के पास उसे नहीं लेके जाते हैं। क्या इसमें एक खतरा है? क्या ये एक असावधानी है? क्या ये एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है किसी भी पेरेंट की? इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत ये है कि आप सीधे दवाइयों की दुकान वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं मेरा 6 महीने का बच्चा है, उसको बुखार है और दवाई दे दो। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हाँ, सर्जन के पास जा रहे हैं, आंखों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपको यही सलाह देंगे कि आप बच्चों के डॉक्टर के पास दिखाइए। बच्चे में और बड़े में फ़र्क है, फिजियोलॉजिकली फ़र्क है। बच्चे में वाटर कंटेंट अडल्ट की तुलना में ज़्यादा है। बच्चों का जो मेटाबॉलिज्म है बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म है, बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। तो जो दवाइयाँ हम बड़ों को देते हैं और जो बच्चों को देते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। कुछ दवाइयाँ हमें बच्चों में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए जो बच्चे को नुकसान कर सकती है, क्योंकि उसका असर उसके लिवर पे, उसके दिमाग पे हानिकारक हो सकता है। ये बात जो दुकान पे बैठा हुआ शॉपकीपर बैठा है, जिसने शायद फार्मा भी नहीं की है, उसको नहीं पता होगा। वो मिनिएचर डोजेज आपको दे देता है अपने बच्चे के लिए। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि कई सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स जो है बच्चा लेके आ जाता है, फिर बाहर में दादी नानी घासा घुट्टी ये भी दे देती है बच्चे को। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं, जिसकी जानकारी आपके पीडियाट्रिशियन को ही है, और छोटा बच्चा है वो आप अपनी बात नहीं कह सकता। उसके सिम्टम्स आप उसकी माँ जानती है, पर उसके साइंस जो है आपका पीडियाट्रिशियन ही जानता है। वही उसको ठीक से असेस करके, उसकी सिवियरिटी असेस करके आपको प्रॉपर डोज और ड्यूरेशन बता सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों को बच्चों के डॉक्टर को ही दिखाइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो बच्चों को डॉक्टर को दिखाइए, ओवर द काउंटर दवाइयाँ मत मत लीजिए। दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को बच्चों के डॉक्टर को ही दिखाइए। तो आज हमारे साथ एक सार्थक चर्चा में उपस्थित थी डॉक्टर निशात अहमद, जो कि मैंने पहले भी बताया पीजीआई चंडीगढ़ जैसे उच्चतम संस्थान से बच्चों में अपनी स्पेशलिटी करके लौटी हैं मतलब कई वर्षों पहले लौटी हैं, अभी नहीं आई है, और बीकानेर में अपनी सेवाएं लगातार दे रही हैं। आगे भी अगर हमारा बच्चों को लेकर कोई भी संवाद रहेगा, कोई सवाल रहेगा, कोई चर्चा रहेगी, तो हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर निशात तक पहुंचे, और उम्मीद करेंगे कि आप हमारी मदद करें, जैसे कि आज आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमारे सवालों का जवाब देकर हमारी मदद की है। अगले किसी और रोग संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी या डॉक्टर संबंधी चर्चा में हम जरूर आपसे मिलेंगे डॉक्टर डायरीज में। और अगर आपको हमारे शोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे सभी वीडियो प्राथमिकता से आप तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको ये बच्चों वाला एपिसोड पसंद आया है तो अपनी पूरी रिश्तेदारी में, अपने मित्रों में, अपने जानकारों में से जरूर शेयर करें। ऐसा करने से केवल आप हमारा प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप लोगों तक उचित जागरूकता पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।